वेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सिस्टमेटिक वे में ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आप लोग के लिए, अगर आप लोग पेपर दे चुके हैं तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग देखे होंगे 22 जनवरी से आप लोगों के सामने न्यू वैकेंसी भी आउट हो चुका लेवल 1 का। और बैक टू बैक आप लोग का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, दैट मीन्स लेवल 5, लेवल 6 सारे का डेट भी दे चुका है, एग्जाम डेट। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को न्यू फॉर्म अप्लाई है तो आप लोग के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो चलिए आज मैं आप लोग के सामने ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे मैं काफ़ी अच्छे से ग्रुप डी का हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो आप लोग का मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन को मैं पूरा ऑपरेशन कर दे रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। सबसे पहले इस सेट में आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेंगे हु बहू आप लोगों का पेपर जैसा। देखिए, यदि ₹64 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर ₹86 की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग को देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट अगर निकालिएगा, हम लोग जानते हैं क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दैट मीन्स आप लोग देखिए अमाउंट कितना लिख रहा है, 83.20 लिख रहा है। अब प्रिंसिपल 64 था, तो यहाँ से अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो टोटल आप लोग के सामने आएगा 19.20 रुपये। क्लियर है? हमें अब निकालना है रेट। तो रेट के लिए फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट का वैल्यू कितना 9.20 है। क्लियर है? देन इंटरेस्ट इंटू 100 बाई क्या होता है, पी इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल अगर आप लोग देखे होंगे तो 64 था, टाइम आप लोग का 2 साल मेंशन किया हुआ। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों के सामने 50% आएगा, 15% आएगा। ओवरऑल आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब देखिए रेट निकल चुका, हमें निकालना है 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी धन हो जाएगी। दैट मीन्स फ्रेंड्स आप लोग को 86 रुपये के लिए निकाला तो हम लोग 86 एक्स्ट्रा, तो 86 कर देंगे प्लस पी आर टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल पी आर का फॉर्मूला कितना लाए थे, आर का वैल्यू 4 लाए थे, 15 लाए थे। टाइम कितना, 4 वर्ष है। देन आप लोग इसको क्या करें, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल टोटल देखिएगा तो 137.6 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 137.6 रुपये। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना आप लोगों को, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 25 5 का हो गया, 5 और 95 को जोड़ेंगे 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। 35 में से 10 को माइनस करेंगे क्या, 5 आ जाएगा। 261 में से 5 करेंगे 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अवरोही क्रम में लिखे गए 10 प्रेक्षक 45 34 32 30 2x माइनस 13 x प्लस 1 17 15 14 8 की माध्यिका 24 है, तो x का मान याद करना है। सबसे पहले याद रखेगा जब भी आप लोग का इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, आप लोग को जब भी माध्यिका निकालने के लिए बोलता है, आप लोग का जो आप लोग का नंबर दिया रहा है, डिजिट दिया रहा है या डाटा, उसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। डैट मीन्स सबसे पहले आप लोग हम लोग देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 8 है। उसके बाद 14 है, फिर 15 है, फिर देखिएगा तो 17 है। 17 के बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 1 ले लेंगे, फिर लिखेंगे 2x माइनस 13 है ना, हाँ माइनस 13 कर देंगे। उसके बाद देखिएगा तो 30 हो रहा, डैट मीन्स आप लोगों को फिर 32 आ रहा, फिर 34 आ रहा, उसके बाद देखिए 45 है। टोटल अगर n की संख्या देखेंगे तो 10 आ रहा है। अब 10 क्या आप लोगों के सामने इवन नंबर है, क्या ये इवन। हम लोग इवन नंबर का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जब भी इवन नंबर आता है फ्रेंड तो हम लोग माध्यिक का फॉर्मूला, दैट मीन्स मीडियन का फॉर्मूला निकालते हैं, n/2 प्लस n/2 वहाँ प्लस 1 पर, यानी कि 10 का आधा क्या होता है, 5वां। तो 5वां छठा टर्म का सम करेंगे। डैट मीन्स 5वां टर्म देखिए x प्लस 1 है, छठा टर्म क्या है 2x माइनस 13, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x और 2x करेंगे 3x। अब यहाँ पे करेंगे 3x माइनस 12 होगा, तो यहाँ पे निकालेंगे 3x माइनस 12 आएगा। ओवरऑल इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब ये मीडियन का वैल्यू ओवरऑल कितना दे रहा है, 24। अब आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। टोटल मीडियन का वैल्यू 24 था, वहाँ पे मैं सॉल्व किया था, कितना था 3x माइनस 12 था। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 24 को 2 से गुना करेंगे, 48 आ गया। 48 बराबर क्या रहा, 3x माइनस 12। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा। तो फ्रेंड्स x का अगर वैल्यू आप लोग यहाँ से निकालते हो, आप लोग के सामने 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा 20, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। पहला सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, डॉट 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 करके जाएगा। टोटल एन आप लोग को 12 लेना है। जब भी ऐसा रहेगा आप लोग एसन का फॉर्मूला अप्लाई यूज करिए। तो हम लोग जानते हैं एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l होता है।
इस फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। देखिए n कितना बोला 12, तो 12 ले देंगे, बाई क्या लिखेंगे 2 ए, तो प्रथम सम संख्या 2 होता है। अब 12 तक लिखना है तो 12 को 2 से गुना करेंगे, कितना 24 हो गया। अब सॉल्व करिए ना, 2 का पारा 12 6 बार में आता है। अब 6 ले देंगे, 12 2 कितना होता है 24, 24 2 कितना होता है 26, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा घन। देखिए एक घन है और एक गोले की ऊंचाई समान है, उसका आयतनों का अनुपात निकालना। सबसे पहले याद रखिए, मान लीजिए कि घन है तो घन की ऊंचाई मान लीजिए x मीटर है, क्लियर है, और गोले की ऊंचाई भी क्या मान लीजिए x मीटर। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा गोले में क्या हो। देखिए गोले में देखिए घन का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, घन की जो भुजा होती है, देखिए घन की मान लीजिए भुजा, घन की भुजा x है, क्लियर है। तो वही फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं, गोले की त्रिज्या होगा ना इसका हाफ हो जाता है, आप लोग चित्र से बना सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या का हो जाएगा x/2 हो जाएगा, क्लियर है। अब दोनों का आयतन निकालेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी x का क्यूब कर देंगे, क्लियर है। रेशियो निकालेंगे। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, आर का वैल्यू क्या था x/2, तो इसका क्या करेंगे पावर 3 कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कर दिए। अब देखिए 4/3 कर देंगे पाई। अब बताइए एक्स का पर पावर 3 है तो 3 कर देंगे, 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। ये आप लोग का कैंसिल हो गया, 4 का पावर में 8 2 टाइम्स कटेगा। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल 6 पाई आ रहा, तो 6 पाई इज द राइट आंसर। काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, इस टाइप का पेपर में बन रहा आप लोग एग्जाम में। तो 6 पाई है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, इजी होता है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए इसको भी खुद से देख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, मैथ्स का और साइंस का करंट अफेयर को मैं बता दूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग का। ध्वनि की चाल प्रकृति माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान और प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब देखिए ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा तो सॉलिड में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा होता है इसका चाल सॉलिड में होता है, उसके बाद आप लोग का लिक्विड में होता है, देन आप लोग का गैस में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और निर्वात में कभी भी गमन नहीं करता है। इसके साथ साथ ध्वनि कैसा तरंग है, तो एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल तरंग है, दैट मीन्स अनुदैर्ध्य तरंग। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछता है, ध्वनि का अनुदैर्ध्य तरंग है, क्लियर है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर भी निर्भर करता है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। इसके साथ साथ याद रखेगा, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। अब प्रति 1 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल जो बढ़ता हुआ 0.61 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवाली रॉकेट 0.05 kg प्रति सेकेंड उत्सर्जित करती है। जब यह 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति ऊपर करता है तो रॉकेट पर लगने वाला त्वरित बल का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या दिया। देखिए एक दिवाली रॉकेट 0.05 kg गैस प्रति सेकेंड उत्सर्जित करता है, या 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर गति करता है, तो रॉकेट पर लगने वाला त्वरित बल का मान ज्ञात करें। यहाँ पे अगर आप लोग निकालिएगा, कुछ नहीं करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी 400 को 0.05 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा देखिए। सॉल्यूशन कीजिए, कितना 0 कैंसिल हो गया, 5 चौक क्या होता है 20 आ गया, तो 20 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक बैटरी से 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश निकलता है, प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को पता होगा, देखिए Q का फार्मूला क्या होता है, आई टी होता है। Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। डैट मीन्स Q होता है आप लोग का 25 दिया हुआ, आई आप लोग को निकालना, टी का वैल्यू आप लोग का 10 सेकंड लिया, तो आई का वैल्यू निकालेंगे 25 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, आप लोग देखिएगा 2.5 एम्पियर आएगा, 2.5 एम्पियर। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। या फिर आई का फार्मूला क्या होता है, Q/T होता है। अब एम्पियर को हम लोग लिख सकते, देखिए चार्ज का ऐसे मात्रा तो कूलम, समय का सेकंड होता है, तो कूलम प्रति सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और याद रखिएगा, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा का परिमाण को एमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग का पेपर में। माध्यम, देखिए आप लोग का माध्यम एन, यहाँ पे एम लिख रहा है, में अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया था। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, किसी का भी अपवर्तनांक निकालने के लिए
हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? डैट मीन्स फ्रेंड देखिए अपवर्तनांक एनएम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C/V होता है। डैट मीन्स फ्रेंड हवा या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जिस माध्यम के लिए बोल रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग को मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ अपवर्तनांक के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक को अंडरलाइन कर दिया। अपवर्तनांक का मुख्य कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में अंतर। इसका मेन कारण होता है सभी माध्यम में प्रकाश की चाल में अंतर होता है। क्लियर है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब फ्रेंड्स याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है हीरा का होता है। हीरा का होता है 2.42 होता है, जिसके कारण हीरा चमकदार होता है। ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन मान ज्ञात करें। सबसे पहले आवर्धन देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम होता है। क्या होता है ये एम। तो यहाँ से मैं पूरे के पूरा आवर्धन के बारे में ही बता देता हूँ। देखिए आवर्धन को हम लोग एम से डिनोटेड करते हैं। क्लियर है? एक होता है दर्पण के लिए, एक होता है लेंस के लिए। देखिए अगर दर्पण की बात करना चाहते हैं, देखिए आगे दर्पण के लिए बात करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है -V/U होता है। वही बातें करना चाहते हैं लेंस के लिए तो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है V/U होता है। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले दो चीज़ याद रखिएगा। एम का फार्मूला अगर प्लस सिंबल है, अगर जब भी प्लस सिंबल है तो प्रतिबिंब जो बनता है प्लस मीन्स होता है सीधा। कैसा होता है ये? सीधा। तो सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो हमेशा आभासी बनता है। सीधा कैसा था? वो आभासी। क्लियर है? याद रखिएगा। वही सिंबल अगर माइनस है तो प्रतिबिंब माइनस यानी हो गया उल्टा बनता है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रतिबिंब आभासी है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा तभी समझ में आएगा। साइंस सही है। यहाँ पे लिख रहा है प्रतिबिंब आभासी है। तो देखिए प्रतिबिंब आभासी किस में आता है? प्लस में आता है। किस में आता है ये? प्लस में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। यदि आवर्धन की क्षमता धनात्मक या 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। देखिए आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए एम है, ये आवर्धन का वैल्यू +2 है। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये प्लस मीन्स क्या होता है? 3 चीज़ होता है। सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या हो गया? सीधा। क्या हो गया ये? सीधा। यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है। क्लियर है? ये 2 चीज़ हो गया। अब देखिए ये वैल्यू 1 से ज़्यादा या कम है तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 1 से ये वैल्यू ज़्यादा है। जब भी 1 से ज़्यादा वैल्यू होता है तो वस्तु होता है ना, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है। अब बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे अवतल दर्पण में। क्या होगा ये? अवतल दर्पण। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए +2 एम बराबर +2 है तो इसका वैल्यू होगा सीधा आभासी और अवतल होगा। आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हुआ होगा। डैट मीन्स यदि आवर्धन की क्षमता धनात्मक तथा 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। क्लियर है? एक चीज़ और, इस चीज़ को नोट कर ली। अब देखिए एक चीज़ और, अगर आवर्धन का वैल्यू देखिए +1 में केवल हो, +1 में हो तो देखिए मैं क्या बताऊँ प्लस का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया प्लस का अर्थ होता है आप लोगों का सीधा। तो ये तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? आभासी। क्या बनता है? वो आभासी होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 1 से वैल्यू ना ज़्यादा है ना कम है तो 1 के बराबर रहेगा तो वह समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो समतल दर्पण। आई होप ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए एक और, 1 के बराबर रहेगा तो क्या होगा? ये देखिए यदि आवर्धन क्षमता 1 के बराबर रहेगा तो समतल होगा। अब लास्टली अगर फ्रेंड्स आवर्धन का वैल्यू देख लीजिए, मैं तीनों पॉइंट्स बता दूँ। अगर m का वैल्यू आप लोग का ये -1 है। अब देखिए यहाँ से 2 पॉइंट्स आता है। सबसे पहले -1 है तो माइनस मीन्स क्या हो गया? उल्टा। क्या होता है? ये उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? वास्तविक। क्या बनता है? ये वास्तविक बनता है। क्लियर है? और वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है देखिए 1 से कम है, 1 से कम है ना, तो 1 से अगर कम है तो ये छोटा बनेगा। क्या बनेगा? ये छोटा बनेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। उल्टा वास्तविक और छोटा बनेगा। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ एक चीज़ और होता है क्वेश्चन, अगर प्लस में है, प्लस में 0.67 वैल्यू है तो कैसा होगा? देखिए प्लस में तो प्लस का अर्थ क्या होता है? आप लोग का सीधा हो गया। क्या हो गया? ये सीधा हो गया। और सीधा मीन्स क्या होता है? आभासी। अब देखिए वैल्यू 1 से छोटा है या कम है? तो 1 से कम है। तो 1 से कम है यानी कि वस्तु छोटा हो गया तो छोटा प्रतिबिंब बना। छोटा प्रतिबिंब आभासी छोटा और सीधा किस में बनता था? उत्तल दर्पण हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। एक ही पॉइंट्स में पे पूरा का पूरा समझा दिया हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और, यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक तथा 1 से बड़ा बराबर तथा छोटा है तो प्रतिबिंब वास्तविक और अवतल दोनों होगा। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति
की मोटर को 10 मीटर गहरे पानी से कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया था, प्रति मिनट पानी उठाने के लिए मात्रा क्या होगा, जी का मान निकालना। सबसे पहले जब भी आप लोग को इस टाइप से एनर्जी निकालने के लिए रहेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, पी, पावर निकालता तो पी बराबर फॉर्मूला होता है W/T। डब्ल्यू मीन्स होता है वर्क, तो वर्क यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। और यहाँ पे टी मास का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे तो mgh तो नहीं है ना, ठीक है कोई नहीं। आप लोग को यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1 किलो वाट है, तो पी का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को लिख रहा है 1000 वाट, ठीक है। अब आप लोग का मास निकालना है क्या, हाँ यहाँ पे अगर देखिएगा दिया गया है तो मात्रा निकालना है, दैट मीन्स आप लोग को एम निकालना है। जी का वैल्यू अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए 9.8 यूज कीजिएगा, क्लियर है। एच का वैल्यू 10 मीटर था तो 10 कर दीजिएगा। टाइम कितना ले रहा था, तो प्रति मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, 10 का फाड़ा में 60 6 बार में आता है। आई होप क्लियर होगा, पॉइंट को हटा दिए, यहाँ पे 60 आ गया। अब आप लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लियर है। इसको कैलकुलेट किया तो 612.24 आएगा, 612.24 kg। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे मैं आप लोगों को झील बारे में बताऊंगा, कुछ करंट अफेयर भी बता दूंगा। सबसे पहले रुद्र सागर झील कहाँ पे है, तो याद रखें त्रिपुरा में। क्या ये, त्रिपुरा में। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा रुद्र सागर झील को रामसर साइट्स में भी शामिल किया गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है, तो कुल 96 है। कितना ये 96 है। और सबसे लेटेस्ट आप लोग को पता होगा गोगीबिल झील, देखिए गोगीबिल झील कहलाता है, जो कि बिहार के कटिहार में है, क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक आप लोग को याद करना पड़ेगा 95वां, तो एक आप लोग को बना है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट का नाम है कोपरा, इस चीज़ को भी आप लोग को याद कर लीजिएगा। अब बिहार से टोटल 6 रामसर साइट आ गया, 6 का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, क्लियर है। पहला आप लोग लिखिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा गोगीबिल हो गया। उसके पहले आप लोग को मैं बताया था उदयपुर वाला मैं बता दिया होता, जो कि पश्चिम चंपारण में है, क्लियर है। आप लोग और भी बताइएगा क्या क्या है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनोखी द रिलेटेंस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, तो फ्रेंड्स 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विलियम डेलिस्मल। देखिए क्वेश्चन आप लोग का बुक से आता है और आता भी रहेगा इस बार, क्लियर है। चलिए इस बार कुछ करंट अफेयर के रूप में आप लोग को बता देता हूँ, जो बुक आप लोग के लिए काफ़ी ऑथेंटिक और एग्जाम के पर्पज से आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक बुक को याद करना पड़ेगा। देखिए रेडी, रिलेवेंट और रिसेंट, तो ये लिखा गया अनिल चौहान के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, मैं ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में शायद ग्रुप डी में पूछ रहा, मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिए अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, KJS ढिल्लो के द्वारा। फिर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़ के द्वारा। फिर वही एक क्वेश्चन आता है आप लोग का, द वन क्रिकेट माई लाइफ एट मोर, ये लिखा गया शिखर धवन के द्वारा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, वाइफ रहेगा तो पूजा पुजारा के बारे में लिख दीजिए, क्लियर है। ये सारे इंपॉर्टेंट, सारे सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये लिखा गया भीम सिंह, किसके द्वारा लिखा गया, भीम सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया। इसके साथ एक और याद कर लीजिए, इंडिया, देखिए इंडिया एट 100, इसको लिखा गया KB सुब्रमण्यम के द्वारा। इस सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया, करंट अफेयर है ये, तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। किसको चुना गया, इंडोनेशिया। चलिए बातें करना चाहता है इंडोनेशिया के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इंडोनेशिया, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इंडोनेशिया किसका हेडक्वार्टर है, प्लस साथ में बताइए इंडोनेशिया किस ग्रुप में शामिल हुआ। तो सबसे पहली बात है आप लोग को पता होगा इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है, तो याद रखें इंडोनेशिया, देखिए मैं लिख देता हूँ BRICS, तो ब्रिक्स का 11वां संपूर्ण सदस्य जो बना हुआ इंडोनेशिया बनेगा, करंट अफेयर है, क्लियर है। और क्वेश्चन आता है ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, तो ये आप लोग को पता होगा 2009 में हुआ था, क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चीन के संघाई में है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है इसका प्रमुख अध्यक्ष या महासचिव कौन है, तो लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि 2026 में ब्रिक्स का गठन कहाँ होगा, यानी बैठक कहाँ होता, तो इस पर अपना प्यारा देश भारत में होने जा रहा, जो कि 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन देख लीजिएगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। जब भी औसत चाल बोलता है तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए एक आप लोग को 272 लिख रहा, क्लियर है। अब एक और दूरी कितना है 50, ये दोनों को सम कर लीजिए ना। तो 272, यहाँ पे मिस्टेक है, 270 था, ठीक है। तो दो देखिए कुल दूरी लिखिए, आगे 270 लिख रहा था और एक 85 लिख रहा था। कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे 270 करेंगे, पहला के लिए चाल क्या था 40। फिर देखेंगे अगला के लिए दूरी क्या है 85 है, चाल कितना था 50 था। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा 355 बटा 8.45। इसको सॉल्यूशन कीजिए लगभग में आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ये राइट आंसर हो गया। आप लोग को मेन कंसेप्ट को रिकॉल करना और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए 15 है, 25 है, 40 और क्या 75। इससे आप लोग का इसका एलसीएम निकालना है। दैट मीन्स आप लोग निकालिए तो 5 से निकालें, 5 दिए 15, 5 का पालन 25, ये 8 बार में आ जाएगा और ये आप लोग का आएगा 15 बार में। यहाँ से और भी आप लोग निकाल सकते हैं, 5 से फिर लगा दीजिए। ये 1 5 नहीं आता, यहाँ पे 1 कीजिए 8 आता है, फिर 15 कितना बार 3 बार, फिर 3 से आप लोग निकाल सकते हैं 3 1 1 8 1। अब गुना कर दिए। दैट मीन्स का अगर एलसीएम निकालते हैं तो टोटल आ रहा है 600 आ रहा है। कितना आ रहा है 600। अब हम लोग यहाँ बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतना से तो इसका एलसीएम कितना है 600। अब 600 को हम लोग कितना से गुना करें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर 16 से गुना करते हैं तो टोटल देखिएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा देखते हैं क्या लिखा। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर के दूर स्थान 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहराव का समय लगभग 12 मिनट रहा, तो कार का चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी होगी। देखिए सबसे पहले आप लोग को कार की चाल नहीं पता, तो मान लीजिए कार की चाल x है, क्लियर है। अब ट्रेन की चाल क्या, देखिए एक ट्रेन किसी कार की तुलना, मान लीजिए कार था, अब एक ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% अधिक तेज से चला, मान लीजिए एक्स था तो इसका 50% अधिक निकालेंगे। डैट मीन्स फ्रेंड ये टोटल अगर निकालेगा तो 3x/2 कर सकते हैं। देखिए 3x/2 कर सकते हैं, या फिर इसका 100 माने तो इसका 150 होगा, ठीक है। अब क्या लिख रहा, और 81 किलोमीटर दूर स्थित बी तक एक ही समय में पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़े दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो यहाँ पे हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3x/2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा, टाइम कितना लिख रहा था 12 मिनट, तो xt-12/60 कर देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब देखिए इसके काम करते इसको शॉर्टकट से बड़ा ही लंबा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना, 50% तेज होता है तो देखिए 50% को मैं तोड़ देता हूँ। इसको तोड़िए तो 1/2 हो गया, क्लियर है। यहाँ पे मान लिया 10 है, ये कार है, तो देखिए इसका कार शुरू में 2 था तो इसका क्या होगा 3। आप लोग को पता है टाइम, अगर ये आप लोग का ट्रेन का ये स्पीड था, क्या था ये स्पीड था, तो इसका टाइम निकालेगा तो उलट जाएगा। डैट मीन्स 3 यहाँ पे था, ये 2 था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का 1 का है। अब यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिख रहा है 12 मिनट का। हमें क्या निकालना है टोटल 3 मिनट का, तो 3 को 12 से गुना करेंगे क्या आएगा 36 मिनट। फिर से समझाते हैं, देखिए 1 मिनट का डिफरेंस कितना लिख रहा था 12 मिनट। अब मैंने हम लोग को 12 का निकालना था तो 12 को निकालें, सॉरी 3 यूनिट का निकालना, तो देखिए 3 यूनिट का निकालना है तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 36 मिनट आएगा। कितना आएगा 36 मिनट आएगा। अब ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल देखिए 81 लिख रहा था, 81 को क्या करेंगे 60 से, और यहाँ पे 36 मिनट था तो मिनट को आवर में बदल दिए। इसको टोटल करेंगे तो 135 किलोमीटर राइट आंसर आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है। तो 135 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को करने में कितना दिन लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को 9 है, मेल है, मेल मान लीजिए, क्लियर। उसके बाद 12 है, ये क्या है बॉय है, किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। और वही फिर आप लोग का बोला 4 मेल है, तो 4 मेल है और 16 क्या है ये बॉय है। ये कितने दिनों में कर रहा है ये, तो टोटल 6 दिनों में पूरा कर रहा। ये आप लोग का 2 बार में कट गया, ये आप लोग का 3 बार में कट गया। टोटल रेशियो निकालेंगे। दैट मीन्स ये 18m हो गया प्लस 12 दूनी क्या होगा 24, अब बी हो गया। फिर निकालेंगे तो आप लोग का ये लिख रहा 4 × 12m लिख रहा, क्लियर है। फिर 16 × 48 हो गया, 48 बी लिख रहा।
अब क्या करेंगे, 18 एम में से 12 एम को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 6 एम बचेगा। अब देखिए 48 में से 24 का, तो ये भी कितना बचेगा, 24 भी बचेगा। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए एम रेशियो बी का, तो एम रेशियो बी का जो वैल्यू बचेगा 4:1 बचेगा। क्या बचेगा, 4:1। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को 4:1 के अकॉर्डिंग आप लोग को ढल जाना। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कीजिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर पूरा का पूरा गड़बड़ा हो जाएगा ये। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो आप लोग का शुरू वाला था, यानी पहला इक्वेशन में एम और बी का वैल्यू को पुट करने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स जहाँ एम वहाँ 4 करेंगे, जहाँ बी है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। अब देखिए कलर को चेंज करके वो पुट करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए 9 है, 9 कर दिए, तो क्लियर। देखिए 9 है, 9 एम का वैल्यू कितना था, तो एम का वैल्यू 4 था, 4 कर दिए, प्लस 12 बॉय का वैल्यू 1 था। आई टोटल कितना समय में लगा रहा था, 4 दिन में। आप लोग को निकालना कितना था, 6 पुरुष, तो 6 एक मैन का क्षमता कितना था, 4, और 24 बॉय का कितना था, 1 था। यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो 9 36 12, 36 12 कितना होता है, 48। 48 को 4 से गुना करें, 192। देखिए यहाँ 192 आ रहा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 चक 24 और 24 48, 192 को 48 से डिवाइड कीजिएगा, ओवरऑल 4 दिन आ जाएगा। है क्या आंसर, है? हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होती है। सबसे पहले मैं आप लोग के बारे में बताना चाहता हूँ इसके। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगर सिद्धांत पढ़े होंगे तो आप लोग बताना चाहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत वाहक बल जो था वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है। डैट मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस d∅/dt होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है? तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ से फॉर्मूला निकालिएगा ना, तो v बराबर होगा b लिखिएगा इंटू v, जहाँ वेग होता है ये l होता है, ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, और लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन सुंदर है। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं। यह संयोजन श्रृंखला में 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर लिखा 10 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जब भी समांतर क्रम में जुड़ा होता है 10 ओम का, तो देखिए 10 गुना 10 का दे, फिर 10 प्लस 10 का दे, दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो टोटल प्रतिरोध निकालेगा तो 100 प्लस 100/20 है। दैट मीन्स आप लोग का 5 ओम आ गया। कितना आ गया ये? 5 ओम आ गया। अब बोल रहा था यह संयोजन श्रृंखला में 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, तो तीसरे से जुड़ा है, तो इसमें लिख रहा समांतर में था, तीसरे से जुड़ा हुआ है, तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो देखिए इसका आप लोग का 10 लिख रहा था, वो दोनों का सम करने पे 5 आया था। 10 अब 5 कितना होता? 15 ओम। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। दैट मीन्स देखिए अगर मान लीजिए कि आपको मैं बोलूँगा घूमो घूमो, तो इस टाइप से घूमे तो क्या होगा? कार्य जीरो होगा ना, ये तो हमेशा शून्य होगा, यानी एक ही जगह पे आते हैं तो शून्य होगा। याद रखिए घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को ही बल कहते हैं। बातें करना चाहते हैं कार्य के बारे में, तो कार्य बराबर डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुना एस होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? थीटा के बारे में बताते हैं। अगर 0 डिग्री आ रहा तो समझ जाए कार्य आपका पॉजिटिव है। वही अगर आपका 90 डिग्री आ रहा तो ये समझ जाए 0 हो गया, यानी परपेंडिकुलर में 0 होता है। वो 180 डिग्री में कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन में पूछता है आप लोग के पेपर में। क्लियर है? और कार्य एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन का एक रूप होता है। दैट मीन्स सबसे पहले याद रखें विटामिन B3 को नियासिन के रूप में जानते हैं, विटामिन B3 को कहते हैं। क्लियर है? देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहते हो। देखिए सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो बी में आप लोग को देखिए सबसे पहला आता है विटामिन B1 B2 B3 B6, इसके बारे में पढ़े होंगे। चलिए विटामिन ए से कंप्लीट करते हैं। देखिए विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। B1 को बोलते हैं बेरीथाइमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? तो इसे याद रखिएगा बेरी बोलते हैं। क्लियर है? उसी को नियासिन बोलते हैं। एक होता है विटामिन सी, स्कर्बी होता है। डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल बोलते हैं। और वही एक और होता है आप लोग को B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नुकीले पतले सिरों वाले एक लंबी कोशिका क्या कहलाते हैं? हमेशा फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे नुकीले पतले सिरों वाले एक लंबी कोशिका को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दृढ़ोतक बोलते हैं। क्लियर है? तो न्यूक्लियर पतले सिरों वाली एक लंबी कोशिका को दृढ़ोतक कोशिका कहते हैं। दृढ़ोतक कोशिकाओं की कोशिका भी अत्यंत सख्त और मोटी और मजबूत होती है। क्लियर है? चलिए, और
देखिए, दृढ़ोतक कोशिकाएं प्रदा बहुत लंबी, सकड़ी और दोनों पर नुकीली होती है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। यह सभी प्रकार के पौधे के कठोर भाग में पाई जाती है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग इसको ये आप लोग को याद आ गया, इसे बोलते हैं स्क्लेरेन कायमा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरेन कायमा। क्लियर है? आप लोग पढ़े होंगे सरल उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पैरेन कायमा, दूसरा होता है कॉलिन कायमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन कायमा। तो स्क्लेरेन कायमा को ही हम लोग बोलते हैं दृढ़ोत्तक। आई होप आप लोग अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये काफी कठोर भागों में पाए जाते हैं। जैसे नारियल का रेखा से रेशम पाया था। क्लियर है? अब देखिए, ये सबसे पहले ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? ये कठोर भाग होते हैं। साथ साथ मृत कोशिकाएं पाए जाती है और इसकी भित्ति लिग्निन द्वारा निरूपित होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा लिग्निन होती है? तो लिग्निन द्वारा होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। आई होप सारी चीज को मैं यहीं पे रिकॉल करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, एक प्रतिबिंब 1/n गुना किसी वस्तु का लेंस से क्या दूरी होगी? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाइए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, प्रतिबिंब 1/9 गुना हो, किसी वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी? तो लेंस दूरी अगर निकालेगा ना, तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोग निकालेगा तो देखिए, u निकालेगा तो n+1 f होगा, n+1 f होगा। ऑप्शन है n+1 f नहीं दिख रहा, तो केवल n+1 होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लेंस सूत्र याद कर लीजिएगा। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ये सभी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करते? यहाँ पे मैं आप लोगों को करंट अफेयर बता दूंगा बांग्लादेश के रिगार्डिंग, जो इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा जो टच करता है उसका ट्रिक है हमारे पास, ममता बनर्जी याद कर लीजिए। देखिए MAMTA, ममता बनर्जी, इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, ममता बनर्जी याद कर लीजिए। अब देखिए, आप लोगों को सारे का सारे इसी में आंसर लिख रहा। तो क्या लिख रहा था? जो बांग्लादेश को टच नहीं करती। अब देखिए, बांग्लादेश को टच करने वाले सीमा का नाम, सबसे पहले ममता बनर्जी याद कर लें तो पूरा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले M4, तो M4 आप लोगों को पहला याद करना है। क्या होता है? मणिपुर। क्या होता है ये? सॉरी, बांग्लादेश को टच करने वाले बोल रहा ना, तो सबसे पहले M4, तो M4 मिजोरम याद कर लीजिए। क्या याद कीजिएगा? मिजोरम। A4 क्या याद कीजिएगा? तो A4 आप लोग का असम याद कर लीजिएगा। फिर M4 क्या याद करिएगा? मेघालय। क्या? मेघालय। T4 त्रिपुरा, त्रिपुरा। और A4 तो असम बता दें। अब बनर्जी कहाँ का है? ये तो बंगाल का है। इस टाइप से आप लोग याद करिए, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये होता। तो देखिए, ये असम भी था, मेघालय भी था, त्रिपुरा भी था, तो नागालैंड इसका टच नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए, अक्टूबर 2021 में रेलवे बोर्ड द्वारा किस संगठन को बंद करने का निर्णय लिया गया? तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। आप लोग को मैं ध्यान, आप लोग बताइए अभी रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कौन है ये? संजीव है, सतीश देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, रैंकरिंग का क्वेश्चन तो 1 है, ये 2 पर रैंकरिंग है, फिर लिख रहा -0.12 पर रैंकरिंग है। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था, जब भी रैंकरिंग रहता है, देखिए 1 है 1, 2 पे रैंकरिंग है तो 2/9 कर देंगे। क्लियर है? -0 है 0, 12 पे रैंकरिंग है तो 2 बाय क्या लिखेंगे? 99 करेंगे। अब देखिए, 1 में से 0 माइनस करें तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। दैट मीन्स 2/9 माइनस क्या बचेगा? 12/19। अब इसका सॉल्व कीजिए ना, 1 ले देंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 99। अब यहाँ पे 9 का पढ़ा में 99 आता है 11 बार में, 11 दूनी 18, 11 दूनी 22 होता ना। हाँ, तो यहाँ पे 22 कर देंगे माइनस, यहाँ पे एक बार में आता, यहाँ 12 कर देंगे, यानी 10/99 आ रहा। कितना रहा? 12। हाँ, तो यहाँ पे 10/99 आ रहा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो गया क्या ये? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है, एक चीज़ मैं ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक लिख दीजिए, यहाँ पे 2/9 ये पूर्णांक में लिख दीजिएगा, माइनस यहाँ पे देखिएगा, ओ यहाँ पे दोनों पे नहीं लिख रहा था, यहाँ पे खाली यहाँ पे लिख रहा, केवल केवल 2 पे रखने लिख रहा था। 1 को माइनस कर देंगे, बटा एक 9 ले देंगे, फिर 0 ले देंगे। यहाँ सॉल्व कर, 9 को 9 2 11, 11/9 आ गया, माइनस 12 में से ये क्या, तो 11/90 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 11/10 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 11/10 आएगा। चलिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात करना। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, समांतर माध्य निकालने बोलता है, दैट मीन्स AM निकालने बोलता है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं A+B/2 लिखते हैं। क्लियर है? वही गुणोत्तर माध्य बोलते हैं तो GM, तो GM के लिए फॉर्मूला होता है √AB होता है, इस फार्मूला। तो आप लोग को देखिए, यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या है जिसका दोनों को सम करने पर, 2 से डिवाइड करने पर 7 आएगा? देखिए, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 का 10 11, तो पहला कैंसिल। सेकेंड
4 और 10 जोड़ेंगे तो 14, 14 का आधा होता है 7, यानी सुटेबल हो सकता है। अब दोनों को गुना करेंगे, 4 को 10 से 40, 40 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2/10। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, फार्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं क्या होता आगे आप लोग को देखिए यहाँ पे सीखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं क्या बोल ए एम निकालना, दोनों का सम कर दीजिए ना, 7 + 10, 7 प्लस, अरे क्या बता रहा जी, देखिए ऑप्शन में क्या दिया, तो हम क्या करेंगे 4 + 10 का जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 14 का आधा क्या हो गया 7। इसमें क्या करना है, रूट कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो यहाँ पे तोड़िएगा तो आप लोग का 2/10 आ गया। देखिए ऑप्शन आ गया ना ये, तो इस टाइप से आप लोग अप्लाई मेथड से कर सकते हैं। अगला, 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 वर्षों की आयु का योग 80 है, सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा, मान लीजिए कि 4 वर्षों को बोला ना ये, तो फ्रेंड्स पहला मान लीजिए कि x है, क्लियर है। सेकेंड क्या मानेगा, तो x + 4 होगा। देन अगला क्या होगा, x + 8 होगा। फिर लिख रहा आप लोग का x + 12 लिख रहा, तो ये 4-4 वर्ष का अंतराल पे आ गया। ठीक है, 5 बच्चों का एक और आप लोग लीजिएगा तो एक 16 हो गया, यहाँ तक ले लीजिएगा। क्लियर है, अब सारे का आप लोगों को लिख रहा 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने 5 बच्चों को आयु का योग 80 है। यहाँ से निकाले तो 5x प्लस, देखिए 4 4 12 12 24, 24 से 16 कितना होता है 40, तो 5x + 40, इसका सम कितना लिख रहा था 80, 80 लिख दें। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, 5x का वैल्यू देखिएगा तो 40 आ रहा, डैट मीन्स x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना रहा 8 आ रहा। तो वो रहा सबसे बड़े बच्चे, तो 24 और 16 + 8 क्या होता है 24 हो गया इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लॉगरिथम का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा, मैं क्लास इंटर में पढ़ा था। देखिए log 9x/7/2 है, ये फार्मूला याद रखिएगा। सबसे पहले लॉग का क्वेश्चन तो आगे लॉग जो रहा था उसका ऊपर ले देते हैं, और जो आप लोग का नीचे रहता है उसको डिवाइड करते हैं, यानी log x बाय log क्या करें 9 बराबर क्या लिखेंगे 7/2 करेंगे। आई होप क्लियर हुआ हो गया। क्लियर है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए log 9 है तो ऑलरेडी log 9 जो वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे एक स्टेप और जंप कर रहे हैं, देखिए log x का देंगे। अब देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है log 9 यानी log हो गया ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे बाय 7/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप जंप नहीं करेंगे बल्कि इस log x का देंगे, ये 2 है तो 2 को हम लोग बाहर कर देंगे इंटू log 3 कर देंगे बाय 7/2 करेंगे, 2 कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे केवल log x बच गया था, क्या बच गया था log x बाय log 3 बच गया था, बराबर क्या बच गया यहाँ पे 7 बच जाएगा, केवल क्या बचेगा 7। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू log 3x, तो यहाँ पे देखिए इसको जब तोड़ेगा ना तो ये log यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे x, इसका वैल्यू क्या ऑलरेडी 7 ही लिख रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः त्रिभुज ABC और AC पर इस प्रकार है कि D पैरेलल BC है और AD रेशियो DB इक्वल तो 3:1 है। यदि E बराबर 3.3 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, देखिए आप लोग को ट्रायंगल शो करना है। देखिए इस टाइप से आगे ट्रायंगल शो करना, ये आप लोग का A है, ये B है और ये C है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं। देखिए D और E क्रमशः, देखिए यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, यहाँ पे D पैरेलल BC है, AD रेशियो DB यानी 3 है और इसका वैल्यू 1 है। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए EA, तो EA का वैल्यू कितना लिखा 3.3। अब देखिए फ्रेंड 3 का वैल्यू आप लोग का लिख रहा 3.3 लिख रहा, दैट मीन्स एक का वैल्यू तो 1.1 आ गया। आप लोगों को AC का, तो AC निकालेगा टोटल, इसको केवल 4 से गुना कर दे, दैट मीन्स 4.4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो हाँ देखिए ढाई, क्या लिख रहा है 2:30 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा एक एंगल का क्वेश्चन आता है। देखिए हमेशा याद करें थीटा इक्वल टू फार्मूला था 11/2 मिनट, तो मिनट लिखा 2:30 बजे यानी कि 2:30 तो मिनट 30 हो गया, 11/2 मिनट माइनस 30h होता है, 30 का एच कितना लिख रहा था 2, सॉल्व कर लीजिए ना, 2 का पारा में 30 आता है 15 बार में, 15 को 11 से गुना किया कितना है 165 माइनस 30 दूनी कितना होता है 60, 165 में 60 को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी कितना आएगा 105 डिग्री, तो राइट आंसर 105 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको हटाइए, अब देखते हैं हाँ पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलता है। फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे तो पौधे के जो फली भाग होता है उसी से हम लोग को कॉफ़ी मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फली भाग से मिलता है, तो पौधे के फली भाग से हमें कॉफ़ी मिलता है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इनमें कौन विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो देखिए ऑप्शन सिफिलिस, खसरा, सूखा रोग या बेरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चुने तो खसरा जो होता है ना वो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो
सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली, और यहाँ पे थोड़ा माइंड में आ रहा, सिफिलिस किससे होता है आप लोगों को पता है? आप लोग बताइएगा। सूखा रोग किससे होता है? रिकेट से होता है। बेरी विटामिन B1 से होता है। देखिए, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सामान्य श्वसन में ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसका औसत मान होता है 500 ml होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा है? देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा सर्वग्राही। देखिए, एक होता है AB प्लस होता है फ्रेंड्स, एक होता है O माइनस। तो O नेगेटिव जो होता है वह सर्वदाता होते हैं, लेकिन AB प्लस जो होते हैं वह सर्वग्राही होते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रहा, तो फिर भी आप लोग सर्वग्राही लिखिएगा। AB को क्या बोलते हैं? AB को बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, AB ब्लड ग्रुप के बारे में बताना चाहता है। इसमें एंटीजन A और B दोनों उपस्थित होता है, यानी एंटीजन A और B दोनों उपस्थित होता है। और इसमें एंटीबॉडी ना तो A उपस्थित होता, ना ही B उपस्थित होता। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही ब्लड ग्रुप A में इसमें एंटीजन A होता है। क्लियर है? और एंटीबॉडी केवल B होता है। वही B में बात करें तो इसमें एंटीजन B होता है और एंटीबॉडी केवल A होता है। इस चीज़ से याद रखिएगा। बात करते O में, तो इसमें कोई भी एंटीजन ना तो A होता, ना ही B, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होता है। पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, खाद्य में उपस्थित वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा होता है। खाद्य के स्टार्च का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन एमाइलेज द्वारा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कंसेप्ट से पढ़ें तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। देखिए, वसा का पाचन जो होता है वह लाइपेज से होता है, तो पहला आप लोगों का गलत हो गया। स्टार्च का पाचन लाइपेज से नहीं होता, बल्कि स्टार्च का जो पाचन जो होता है माल्टोज के मात्रा में होता है। सेकेंड भी गलत हो गया। वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, बिल्कुल सही। तो सी आप लोग का सही लग रहा। और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन एमाइलेज से नहीं होता, बल्कि न्यूक्लिक एसिड से होता है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी को क्लिक कर दें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। आइए अब देखिए, यहाँ पे बातें करना चाहिए इम्यूनो अम्ल में। तो देखिए, इरेप्सिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन जो होता है ना, पॉलीपेप्टाइड अम्ल को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज को फ्रुक्टोज में बदलता है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? देखिए, मूत्र का असामान्य घटक जो होता है एल्बुमिन होता है। क्या होता है? ये एल्बुमिन होता है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम जो मूत्र करते हैं उसमें सबसे पहले याद रखें जल, डैट मीन्स जल की मात्रा सर्वाधिक होता है। ये आप लोग का होता है 95% होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है यूरिया का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, NH2CO NH2। ये आप लोग का होता है 2% होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं। देखिए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, शर्करा हो गया, ये होता है आप लोग का 1.3% होता है। उसके साथ यूरिक अम्ल होता है 0.05%। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन एल्बुमिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखे हैं? एल्बुमिन। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं यूरिया, तो फ्रेंड्स यूरिया कितना % पाया जाता है? 2% पाया जाता है। बातें करना चाहते हैं क्रियोटेनिन, ये आप लोग को पाया था 0.1% पाया था। सोडियम कितना % पाया था? 0.35% पाया था। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ये असम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत में वर्तमान लेटेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद रखिए, मध्य प्रदेश में स्थित, देखिए इस पॉइंट को याद रख लीजिए, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का भी लेटेस्ट यानी कि 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बनाया? तो माधव। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, क्वेश्चन आता है भारत का 57वां कौन था? तो 57वां याद रखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व। इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा। 56वां कौन था? तो गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व। ये सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन लिख रहा, पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पराम्बीकुलम, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये जो स्थित है आप लोग का केरल में है। कहाँ पे? ये केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हाथी के लिए फेमस है। कहाँ चीज़ के लिए फेमस है? ये हाथी के लिए फेमस है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मैं करंट अफेयर में बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, भारत में
वर्तमान समय में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। और एक क्वेश्चन आता है 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का सिमलीपाल। उड़ीसा का सिमलीपाल। तो भारत का उड़ीसा का सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन चुका है। क्लियर है। चलिए, और इसमें कुछ वैसा पॉइंट्स तो है नहीं जो आप लोग को मैं बता सकूं। क्लियर है। चलिए, जो था इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया? ये तो क्वेश्चन जानते हो 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला लिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सरल करें। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। फ्रेंड्स को सॉल्व कीजिएगा ना, ये माइनस में तो डायरेक्टली देखिए, ये माइनस में तो डायरेक्टली इसका कीजिए तो प्लस में, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा। इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए। एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,400 रुपये तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए, आप लोग बना सकते हैं एमपी। देखिए, दो डिस्काउंट दे रहे हैं 23% और ये दे रहे हैं। आप लोग को पता है एसपी का फॉर्मूला लिखिए, तो एसपी बराबर होता है एमपी। तो एमपी का वैल्यू 21 क्या लिख रहा, चलिए 2,14,000 लिख रहा। ठीक है, ये सॉरी 21,400 लिख रहा। अब इसमें पहला छूट दे रहे हैं 23%, तो 100 में से 23 को माइनस करेंगे तो ओवरऑल कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 77/100 लिख देंगे। वही फिर 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो 76 बचेगा, बाय 100 कर देंगे। क्लियर है। इसको हम लोग अगर ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के बीच में बचेगा 12523.28 बचेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर हिस्सों में कितने तरीके से बांटा जा सकता है? जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है कितने तरीके से बांटा जा सकता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन का तो यूज नहीं करना। ठीक है, बराबर तरीका है ना, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, बराबर इसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा। निकल गया तो सही है, नहीं तो क्या कीजिए, देखिए 572 का आगे आप लोग निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से इसको निकाल दिए तो ओवरऑल कितना आएगा, 286 टाइम्स आएगा। फिर 200 निकालेंगे तो 143 टाइम्स आएगा। देन 11 से निकालेंगे तो 13 टाइम्स आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 2 आ गया, देन 11 आ गया, 13 पर पावर 1 रहेगा। क्या करना है, बराबर बराबर संख्या में बांटने का तरीका होता है, जितना पावर है उसमें एक जोड़कर उसका गुणनफल कर दीजिए। जैसे पहला पावर लिख रहा 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, गुना। फिर पावर अगला में 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, गुना कर दिए। फिर पावर 13 के ऊपर 1 है तो 1 में 1 जोड़े कितना आ गया, 2। तो 3 दूनी 6 दूनी कितना आ गया, 12। तो राइट आंसर 12 करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अगला देखिए, सारा क्वेश्चन ऑथेंटिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें निम्नलिखित समीकरणों में मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। अब फ्रेंड्स सी का वैल्यू देखिएगा 3 लिख रहा है, ए का वैल्यू 6 लिख रहा है, तो राइट आंसर लिखिए तो 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। चलिए तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये, है ना। चलिए तो ये सब क्वेश्चन का स्किप। हाँ, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होता है? सबसे पहले याद रखना, किसी भी तत्व में परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित, नाभिक में क्या उपस्थित होता है आप लोगों को पता है? बिल्कुल। तो नाभिक में जो उपस्थित होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ है। तो देखिए आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 3 चीज़ होता है उत्सर्जी पदार्थ के बारे में आप लोगों को पढ़ाना होता। देखिए जितने आप लोग को जल में जीव पाए जाते हैं, दैट मीन्स मछली हो गया, कॉकरोच हो गया, यानी जो आप लोग को जल में पाए जाते हैं, ठीक है, मेढक उड़क, उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। वही जो आप लोग का स्थल पे रहते हैं उसका होता है यूरिया होता है। और वही फ्रेंड्स अगर आप लोग जो हवा में उड़ते हैं उसका होता है यूरिक अम्ल होता है। आप लोगों को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए, हाइड्रा कहाँ रहते हैं, तो ये आप लोग का जल में रहते हैं, तो इसका क्या होगा, अमोनिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, अगर आप लोग से क्वेश्चन है पे बाई चांस पूछ देते हैं कि यूरिया किसका होगा, तो हम लोग का हो गया। जैसे मनुष्य जो होता है, यानी जितना स्थल जीव हो गया, स्तनपायी जीव, तो उसका होता है यूरिया होता है। यूरिक अम्ल किसका होगा, दैट मीन्स कीट, जो कीट जितने कीट होते हैं, यानी कीट लोग का होता है क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। क्लियर है।
चलिए, छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप, ये सारे का क्या आएंगे फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता हो यूरिकोटिक बोलते हैं, क्लियर है। और ये सब में क्या आएंगे? तो यूरिक अम्ल आएंगे, क्लियर है। और स्तनधारी में यूरिया आएंगे, क्लियर है। और आप लोग का अमीबा, हाइड्रा, मछली, इसमें क्या आएंगे? अमोनिया आएंगे। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और जो जीव अमोनिया उत्सर्जित करता है उससे बोलते हैं अमोनोटिक लेटिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। सबसे पहले याद रखिएगा परमाणु तत्व, देखिए 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। देखिएगा सबसे पहले मान लिया आपको 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 18, 8 आएगा। वही 18 को तोड़िए तो क्या आएगा? फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 8 आएगा। 36 को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो क्या लिखिएगा? देखिए 2, 8, फिर 18 कीजिए, फिर 8। अब देखिए सारे में क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या भरा हुआ लग रहा? तो वैसे तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अक्रे गैस। क्या बोलते हैं? अक्रे गैस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं ऑप्शन के रिगार्डिंग। पहला लिखा दुर्लभ मृदा धातुएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। जितना आप लोग का वर्ग नंबर 2 में आते हैं, यानी कि वर्ग नंबर 2 में जितने तत्व आते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बेगम के सर 12, जैसे में आप लोग पढ़ेंगे बेरिलियम हो गया, बेगम, मैग्नीशियम हो गया, सर यानी कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंडियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सारे का इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु। हाइड्रोजन ग्रुप किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन ग्रुप मीन्स फ्रेंड्स जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइसोस्टीन, ये सारी को क्या बोलते हैं? हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। हल्की धातु किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन हल्की धातु पहला तत्व को बोलते हैं, क्लियर है। जैसे पहला हेलिना ना करो सबसे प्रयास से कि हाइड्रोजन को हटाइए, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, इस टाइप से होता है, क्लियर है। तो सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.25 ग्राम NH3 के कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, जब भी कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है आप लोगों को क्या करना? फार्मूला, कुल परमाणु की संख्या का फार्मूला था, देखिए मोलों की संख्या गुना अवगाद्रो की संख्या गुना एक अणु में परमाणु की संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा? 4.25 लिख रहा। अब NH3 का निकालेंगे, N का होता है 14 प्लस 3, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 3 कितना हो गया? 17। हम क्या करेंगे? देखिए टोटल वैल्यू कितना था? 4.25 है, बटा कितना से भागा देंगे? 17 से। और अवोगाद्रो की संख्या का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना से गुना करेंगे? तो इसमें परमाणुओं की संख्या तो टोटल देखिए 3 और 1 कितना परमाणु हो रहा है? 4 आ रहा है, तो टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डैट मीन्स टोटल सॉल्व कीजिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु आएगा। काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। तो 6 इसका राइट आंसर था 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा निलंबन उसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव्य में बिना घुले फैल जाते हैं। जैसे मिट्टी अथवा बालू के कण को जल में डाल के हिलाने पर क्या होता है? वो निलंबन प्राप्त करता है। कोलाइडल विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलय कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा। जैसे स्टार्च विलयन हो गया, दूध हो गया, स्याही हो गया, रक्त हो गया, साबुन का जल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जेली, गोंद, कोहरा, सारे कोलाइडल होते हैं, क्लियर है। सजाती यानी कि जो पूरे के पूरे घुल जाते हैं, जैसे नमक पानी हो गया। अब लास्ट क्या बच गया? विजातीय मिश्रण। तो ये क्या होगा? विजातीय मिश्रण यानी जो आपस में घुलित नहीं होता उसे बोलते हैं। तो जैसे रेत और चीनी का मिश्रण क्या होगा? विजातीय मिश्रण हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विद्युत संयोजक यौगिक का गलनांक क्या होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखें विद्युत संयोजक यौगिक का जो गलनांक होता है काफ़ी अधिक होता है। डैट मीन्स आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक काफ़ी अधिक होता है, क्लियर है, क्योंकि यह बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, क्लियर है। साथ साथ याद रखिएगा यह अध्रुवीय विलयकों में अविलय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोलेगा तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं सुंदर सा NaCl लिख सकते हैं या फिर Na2O लिख सकते हैं, MgO लिख सकते हैं। सारे क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया? तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो याद रखिए जापान। कौन सा देश लॉन्च किया? जापान देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया। चलिए जापान के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा जापान भारत
भारत और जापान के बीच एक एक्सरसाइज होता है, उसे क्या बोलते हैं, जैमेक्स बोलते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको भी क्लियर कर लीजिए। देखिए भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज होता है, उसे बोलते हैं जैमेक्स, जिसका JIAMAX होता है। और ये समझ याद रखिएगा, जापान के पश्चिम तट पे हुआ था। क्लियर है, पहला क्वेश्चन ये रहा था। और जापान से क्वेश्चन था जा माता। देखिए एक क्वेश्चन आता है जा माता, तो जा माता भी भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज होता है, जो कि चेन्नई के तट पर हुआ था, जो कि चेन्नई के तट पे हुआ था। क्लियर है। और हाँ, जापान से एक और क्वेश्चन आता है, आप लोग कभी देखे होंगे, हाल फिलहाल में एक चक्रवात आया था योगा, तो योगा चक्रवात जो आया था उसका जो नाम दिया गया था वह जापान के द्वारा ही दिया गया था। योगा चक्रवात और एक याक्सी, ये दोनों चक्रवात को जो नाम दिया गया था वह जापान के द्वारा ही दिया गया था। देखिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले यागी जो चक्रवात आया था उसका नाम किसने दिया था, तो जापान ने दिया था। क्लियर है। उसके साथ साथ एक रागासा भी जो आया था, वो दोनों का नाम किसने दिया था, तो जापान ने दिया था। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फ्रांस के बारे में। देखिए फ्रांस के बारे में सबसे पहले याद रखें, G7 की अध्यक्षता 2026 में, G7 की अध्यक्षता 2026 में कौन करने जा रहा, फ्रांस करने जा रहा। पहला क्वेश्चन ये था इंपॉर्टेंट। क्लियर है। राफेल का संबंध किससे है, तो फ्रांस से है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। जापान हो गया। अमेरिका, तो अमेरिका का अभी राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे इंपॉर्टेंस फीफा अवार्ड मिला है। क्लियर है। चलिए रूस के बारे में, तो रूस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंस आप लोगों को पॉइंट्स आप लोगों को याद होगा। रूस के बारे में कुछ क्वेश्चन पता है बी, हाँ, तो रूस के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंस वैसे होगा तो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए 79 का अगर क्वेश्चन में जानना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी बुर्ज होम लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर देंगे। ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के पेपर के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। और यहाँ का आप लोग का यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, सीएम। तो यहाँ का सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला। वही बातें करना चाहते हैं, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित 73वां ऑस्ट्रेलिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुल्गारिया। क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इस क्वेश्चन को स्किप करना है। मैथ का देखिए आ गया क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन। हाँ चलिए, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4 मीटर लंबी परछाई पड़ती है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए सबसे पहले कोई खंभा है, तो फ्रेंड्स खंभा का वैल्यू देख रहे हैं कितना लिख रहा है ये 12 मीटर। अब यहाँ पे पृथ्वी पर कितना बना रहा है, 4√3 बना रहा है। तो आप लोगों को उन्नयन कोण निकालना, तो आप लोग को पता होगा 12 को डिवाइड कर दीजिए 4/√3 से। 4 का पारा में 12 कितना बनवाता है, 3 बार में। 3 को तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, √3 × √3 कट गया। अब बताइए √3 कितना किसका वैल्यू होता है, ऑलरेडी पता 1060 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 एवं 4, -3 को 2 और 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लास 10 का क्वेश्चन है, आप लोग विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए m1x2, तो m1 यानी 2 हो गया, x2 का वैल्यू 4 हो गया, प्लस m1 × x1, इसको कर दिया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 3 कितना होता है, 5 होता है। पहला ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए, फिर देखिए m1 ये हो गया m1 × y2, तो y2 का वैल्यू -3 है, प्लस m1 यानी कि इसका वैल्यू 3 लिख रहा, 3 को गुना करेंगे 7 से, फिर दोनों का सम कर देंगे, 3 2 3 5 सॉल्व करिए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 3 को माइनस कीजिए, बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 3 दूनी -6 हो गया, प्लस 7 21 बटा 5 होगा। सॉल्व कीजिए, 8 में से 3 गया 5, 5 को भागा 5 से देंगे तो 1 आ गया, माइनस यहाँ 15 को 5 से भागा देंगे 3 आ गया, तो 1 3 आ गया, 1 3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x² × y² का वैल्यू 9:25 है तो और 2:x का वैल्यू 5 15 तो y का मान निकालना। सबसे पहले सुंदर का क्वेश्चन है, यहाँ पे निकालिएगा। देखिए x² बटा y², इसका वैल्यू 9:25 लिख रहा, दैट मीन्स x का वैल्यू निकालेगा 3 आ रहा होगा और y का वैल्यू 5 आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 5 का वैल्यू कितना बराबर लिख रहा, 15, यानी यहाँ पे 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 को क्या करेंगे
ओ 5 दिया 15, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करते हो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा ना, 6 ऑप्शन में है नहीं, वाई का मान क्या होगा 6 होना चाहिए, इसमें 6 होगा ना, हाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू वाई का मान क्या होगा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लिख रहा है ये। अगला, दो समबाहुभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 है, उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो भुजाओं बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को पेपर में आ सकता है। देखिए, दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या 1:2 है, उसकी आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, दोनों का रेशियो कीजिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा तो लिखिएगा 1 आंतरिक कोण का फॉर्मूला पता है ना, n/2। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 180 लिख देना है डिग्री माइनस टोटल 360 डिग्री को भागा दीजिएगा किससे, n से कीजिएगा। आई होप क्लियर होगा। अगेन फिर क्या करेंगे, 180 डिग्री करेंगे माइनस 360 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2n लिख देंगे। होप फुली क्लियर होगा। अब इसका ओवरऑल रेशियो लिख रहा है 2:3 लिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा ना टोटल ना, तो n का वैल्यू देखिएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ये आप लोगों को सोल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 आ गया तो 4 और 8 ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये सब सारे क्वेश्चन को देखिए। हाँ 92 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 92 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। इसको मैं बताने का, इसको एक विलयन में 370 ग्राम विलायक जल में 30 ग्राम चीनी विलय है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। सबसे पहले सांद्रता निकालना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। विलयन की मात्रा कितना लिख रहा है, 370 ग्राम लिख रहा है, क्लियर है। और चीनी की मात्रा कितना, 30 ग्राम है। टोटल मात्रा निकालिए। देखिए हम लोग को विलयन की सांद्रता निकालने के लिए क्या, विलय की मात्रा टोटल 30 है और विलयन की मात्रा, तो विलयन में से तो दोनों की जोड़ देंगे, तो 370 और 30 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 400 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। 0 कट गया, 40 का भागा में 40 को भागा 3 से देंगे तो लगभग कितना आएगा, 7.5। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नीचे दिए गए समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है, जो है देखिए आप लोग को SO2 के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोग को क्षार अपचयन ऑक्सीकारक बारे में बोल रहा, देखिएगा SO2 का बोल रहा है, ये SO2 है। सबसे पहले देखिए इसमें सल्फर का निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो S लिख देंगे, मान लिया X मान लिए, +2 इंटू -2 करेंगे बराबर 0। यहाँ पे x का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे s निकालेंगे तो 3, यहाँ पे x है 3 जा रही है तो माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स आप लोग कुछ कुछ ऑक्सीकारक का याद कर लीजिए क्या होता है। देखिए कुछ कुछ ऑक्सीकारक जैसे बोलते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। कुछ कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम को याद कर लीजिए। ऑक्सीकारक उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। पहला इसमें होते हैं ऑक्सीजन, फिर आप लोग का होता है ओजोन होते हैं, फिर नाइट्रिक अम्ल होते हैं, दैट मीन्स HNO3 होते हैं, उसका होता है क्लोरीन होते हैं, उसके बाद होता है आप लोग को लीड ऑक्साइड PbO2 होते हैं। ये सारे पॉइंट्स को बोलते हैं ऑक्सीकारक, क्लियर है। अब इसके बाद होता है अपचायक। अपचायक में सबसे पहले H2 लिख दीजिएगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दीजिएगा, अमोनिया लिख दीजिएगा, फिर पोटेशियम आयोडाइड लिख दीजिएगा, फेरस सल्फेट लिख दीजिएगा, क्लियर है। ये सारे होते हैं अपकारक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क जो दुनिया भर में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसे क्या बोले, इंटरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारत के परमाणु ऊर्जा निगम एवं का संयुक्त उद्यम है, तो 95 का राइट आंसर करेंगे NTPC। चलिए किस भारतीय लेखक ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। तो 96 का राइट आंसर होगा गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि श्री ने जीता था। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना इसको मैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग बता देता हूँ, और करंट अफेयर आप लोग जान जाएगा इस साल के लिए ना, तो आप लोग के लिए काफ़ी ऑथेंटिक एंड काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो देखिए इसका मैं आप लोग को इसी वर्ष का करंट अफेयर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बुकर पुरस्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स याद रखिए इस साल का बुकर पुरस्कार किसे मिला, 2025 का। देखिए मैं लिख देता हूँ 2025 का बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में तो डेविड को मिला, याद कर लीजिएगा डेविड को, हो जान भाई, डेविड अज्जाले को मिला, डेविड अज्जाले को मिला। ये पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए। किसके लिए मिला था, जो कि हंगरी ब्रिटिश है, क्लियर है। इसका उपन्यास करना था फ्लेस के लिए। और वही 2024 में मिला था सामथा हार्वे को। वही बातें करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय की बात करना चाहते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार बोलेंगे तो वो 2025 में जो मिला था वह कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक को मिला। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भर भर के पूछ रहा। बानो मुश्ताक को मिला, मस्ताक या मुश्ताक कहलाता, बानो मुश्ताक को उसकी पुस्तक था हार्ट लैम्प के लिए मिला था। क्लियर है, ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुआ बेगम हजरत महल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो चलिए इसके बारे में बता देना चाहते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा बेगम हजरत महल अवार्ड जो संबंधित है वह आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। किससे? ये फुटबॉल से है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे आप लोगों को क्या कहता है न्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को फुटबॉल के रिगार्डिंग सबसे पहले याद रखिएगा, फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा गेम होता है फीफा। तो 23वां फीफा वर्ल्ड कप, 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है आप लोग को पता है? जो कि 2026 में होगा। ये आप लोग को होगा मैक में होगा। अब सोचेंगे मैक क्या होता है? तो देखिए मैक मीन्स होता है 3 देश, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा में होगा। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में होगा। इसका शुभंकर हो गया, क्लच, जाइयोर, सैंपल हो गया। पहला क्वेश्चन समझ गया फुटबॉल के बारे में। इसके साथ साथ याद रखिएगा फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप 2027 का ब्राज़ील में होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन में बता देता हूँ। मैक्सिको वाला बता दिया हूँ ना। देखिए फीफा, देखिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 23वां में बता दिया हूँ। 24वां फीफा कहाँ पे होगा? तो आप लोग को ये पता होगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे में। और ये 25वां फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वह सऊदी अरब में होगा। ये क्वेश्चन आता है, ये सऊदी अरब में होगा, ये सऊदी अरब में होगा 25वां। और फ्रेंड्स ये सेशन कब होगा? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 2034 में होगा, 2034 में होगा। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। क्लियर है? क्रिकेट, इस साल T20 क्रिकेट जो हो रहा है भारत और श्रीलंका में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये भारत और श्रीलंका में हो रहा है। इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा। चलिए 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? बैठी हुई मुद्रा में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा। तो 98 का राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, हैदराबाद में। क्लियर है? हैदराबाद में। चलिए अब इसके रिगार्डिंग में आप लोगों को मैं क्या कहता हूँ 2-3 तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग को जानना पड़ेगा एक सबसे बड़ा स्टैचू, तो स्टैचू ऑफ ऑनर कहाँ पे? ओंकारेश्वर जैसमिन मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और वैसा कुछ तो वैसा है नहीं। हाँ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये भी हैदराबाद में है जो कि 216 फीट की है। क्लियर है? श्री रामानुजाचार्य की, जो कि क्वेश्चन खुद पूछे, हैदराबाद में है। और वैसा कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ है नहीं फ्रेंड, तो 98 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99वां क्या लिख रही है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो याद रखिए प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। अब देखिए यहाँ पे बातें करना चाहते हैं कुछ दिवस के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंस होगा और इस साल जो नया नया क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। तो देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है पराक्रम दिवस कब से मना रहे हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? ये 2023 से मना रहे हैं। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन आता है 5 मई को, 5 मई नहीं 5 जून को, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। अब क्वेश्चन आता है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ था। क्लियर है? वही बातें करना चाहता और इसमें कुछ डेट लिख रहा क्या? 12 मार्च को वैसे कोई दिवस नहीं, शादी का डेट है और तो वैसा कुछ है नहीं। 12 मार्च को वैसा कुछ नहीं है। तो ये सारा रहा। अब फ्रेंड इस साल के लिए कुछ नया करंट अफेयर जो दिवस हुआ सबसे पहले देखिए 23 जनवरी तो आप लोग को याद करवा दिए, पराक्रम दिवस हो गया। उसके बाद आप लोग को फरवरी में जो नया दिवस आया 11 फरवरी, याद रखिए समर्पण दिवस मनाते हैं 11 फरवरी। ठीक है? और मार्च में याद रखिए 17 मार्च ये आप लोग का प्रेरणा दिवस घोषित किया गया। 14 अप्रैल को घोषित किया गया अंबेडकर दिवस घोषित किया गया। वही बात करना चाहते हैं 25 मई सबसे इंपॉर्टेंट विश्व फुटबॉल दिवस। वही बात करना चाहते हैं 28 मई को स्वतंत्र और वीर गौरव दिवस जो कि महाराष्ट्र से मनाया जा रहा। वही बताना चाहते हैं 25 जून सबसे इंपॉर्टेंट संविधान हत्या दिवस। और जुलाई में वैसा कोई दिवस नहीं है। बात करना चाहते हैं अगस्त में जो नया आ रहा, तो अगस्त में सबसे इंपॉर्टेंट 7 अगस्त को याद रखिएगा भाला फेंक दिवस। फिर 14 अगस्त को याद रखिएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 23 अगस्त को भी याद कर लीजिए कौन दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्लियर है? हाँ सबसे इंपॉर्टेंट 23 सितंबर को न्यू दिवस मनाते हैं, दैट मीन्स आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। वही बातें करना चाहता अक्टूबर में, तो 5 अक्टूबर को आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं और 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय तहर दिवस मनाते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहता नवंबर में, तो नवंबर में सबसे इंपॉर्टेंट 3 तारीख को 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस। और वही 15 नवंबर सबसे इंपॉर्टेंट झारखंड के लिए
जनजातीय गौरव दिवस। और वही 25 नवंबर को भी सबसे इंपॉर्टेंट से आप लोग याद रखिएगा नॉनवेज डे जो कि यूपी सरकार द्वारा मनाया रहा। दिसंबर की बात करना चाहते हैं तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया जाता है। और 21 दिसंबर को याद कर लीजिए, नया डेट घोषित हुआ, ये 21 दिसंबर को घोषित हुआ फ्रेंड ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस। और 21 मार्च को भी याद कर ले, 21 मार्च को मनाते हैं विश्व ग्लेशियर दिवस। क्लियर है। अब लास्टली दिसंबर में आ गया 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ये सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें डेविस कप तो लिख रहा है रूस, लेकिन आप लोग करंट अफेयर के अकॉर्डिंग चलाना है। तो डेविस कप जो इस बार हुआ था, याद रखिएगा डेविस कप, सबसे पहले डेविस कप का संबंध किससे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो डेविस कप का संबंध जो था टेनिस से होता है। और इस साल जो 2025 का डेविस कप का विजेता रहा था वह इटली रहा था। कौन था ये? इटली। याद रखिएगा कौन था ये फ्रेंड? इटली रहा था। डेविस कप का विजेता इटली रहा था। इन्होंने स्पेन को हराया था। किसको हराया था? ये स्पेन को हराया था। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। और यह 113वां संस्करण था जो कि इटली में आयोजित हुआ था। तो ये इटली डेविस कप किसने जीता था? इटली। इसको याद कर ले, किसको हराया था? स्पेन को। वही फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है इटालियन ओपन 2025 का विजेता कौन थे? तो इटालियन ओपन के विजेता थे कार्लोस अल्कराज। कौन थे? कार्लोस अल्कराज थे। सारे पॉइंट्स को आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, और वैसा कुछ क्वेश्चन है, कैसा लगा करंट अफेयर, कहीं मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिए। और मेरा आज का थॉट देखो, ओ माई चाइल्ड, प्लीज़, मैं भी एक चाइल्ड हूँ, हैव करेज, साहस रखिए, धैर्य रखिए, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोच रखिए, लाइफ लिव ब्यूटीफुली, सुंदर रहिए, डू गुड, अच्छा करे। ये आप लोग का मेन होता है लाइफ का। क्लियर है। हैव करेज, मूव फॉरवर्ड, थिंक पॉजिटिव, लिव ब्यूटीफुली, डू गुड। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।